हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 दैट इज सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। देखिए, चैप्टर के नाम से हमको पता चल रहा है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। दैट मीन्स हम लोग कोई भी सब्जेक्ट स्टार्ट करें तो उससे पहले हमको उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट द इंग्लिश लिटरेचर, अगर हम लोग इंग्लिश लिटरेचर की बात करें तो उसको समझने के लिए हमें पहले ग्रामर आनी चाहिए, और ग्रामर की स्टार्टिंग हम लोग करते हैं टेंसेस से। तो ऐसे ही अगर मेरे को यहाँ केमिस्ट्री पढ़ना है तो मुझे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स अबाउट द केमिस्ट्री पता होने चाहिए। देखिए, जैसा कि आप लोगों ने नाइन्थ क्लास से जो है वो केमिस्ट्री थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। जैसे आप लोगों ने अपनी साइंस का जो चैप्टर नंबर 1 था, मैटर इन आर सराउंडिंग, वो पढ़ा था। तो वहाँ से लगभग हम लोग केमिस्ट्री की स्टार्टिंग मानते हैं, लेकिन वो बड़ी थियोरिटिकल चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी थी। मैटर क्या है, फिजिकल स्टेट, सॉलिड, लिक्विड, गैस, फिर उनका आपस में कन्वर्जन, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी थी। हम लोग 11th में केमिस्ट्री को थोड़ा सा ब्रॉड एस्पेक्ट्स में देखते हैं। मतलब यहाँ पर एक तो केमिस्ट्री एकदम सेपरेटली आपको पढ़ाई जाएगी, अलग से 70 मार्क्स का एक एग्ज़ाम होगा। जैसे कि 9th-10th में क्या होता है कि साइंस एक साथ पढ़ी जाती है और उसका एक कंबाइंड पेपर होता है। यहाँ पर साइंस जो केमिस्ट्री है वो एकदम अलग से पढ़ी जाती है और 70 मार्क्स का एक इंडिविजुअल पेपर होता है। तो डेफिनेटली हम लोग केमिस्ट्री की थोड़ी सी डेप्थ में भी जाएंगे। तो देखिए, ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा हूँ मैं आप लोगों का इसका इंट्रोडक्शन में, सीधे चैप्टर स्टार्ट करते हैं। और चैप्टर की स्टार्टिंग ही जब आप लोग देखेंगे अपनी एनसीईआरटी में, तो चैप्टर की स्टार्टिंग में ही आपको मिलेगा कि व्हाट इज़ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री क्या है। तो बड़ी सिंपल सी बात है, हम लोग अपने आसपास जो भी चीज़ें देख रहे हैं, चाहे वो लिविंग हो चाहे वो नॉन लिविंग हो, दैट ऑल आर मैटर। जैसे मैं हूँ, आप हैं, आपके बगल में कोई बैठा है, टेबल है, चेयर है, कुर्सी है, फैन है, ये सब के सब क्या है, ये मैटर है। और मैटर अल्टीमेटली किससे मिलकर बना हुआ है, एटम से। 9th क्लास में आप लोग पढ़ चुके हैं। तो अल्टीमेटली हमको पढ़ना क्या है, हमको केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट्स में हमको स्टार्टिंग करनी है कहाँ से, एटम से। ठीक है। तो अगर हम लोग केमिस्ट्री की, हालांकि ये जो डेफिनेशन वगैरह है वो आप लोगों के कभी सिलेबस में बनती नहीं है, कभी आती नहीं है एग्जाम में, लेकिन फिर भी इंट्रोडक्टरी पार्ट है, बता देता हूँ। केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मतलब हम लोग अपने आसपास जो भी चीज़ें देख रहे हैं वो किससे मिलकर बनी हुई हैं, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, उसकी स्ट्रक्चर क्या है, और उसमें अगर कोई चेंज हो रहा है तो वो क्या चेंज हो रहा है और किन कंडीशंस में हो रहा है। तो सिंपली केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या बन गई, इट इज़ डिफाइंड एज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड द कंडीशन विच अफेक्ट दैट मैटर इज नोन एज केमिस्ट्री। अगर हम लोग इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री की बात करें तो हम लोग देखिए, मॉर्निंग में उठते हैं और टिल नाइट हम लोग सोते हैं। तो केमिस्ट्री अपने आसपास चारों ओर देखते हैं। जैसे हम लोग सबसे पहले उठे, हमने टूथपेस्ट किया, हमने केमिकल सब्सटेंस यूज़ किया है, हम नहाए हैं, हमने सोप यूज़ किया है, शैम्पू यूज़ किया है, हमने बालों में ऑयल लगाया है, हमने डीओ लगाया है, ये सब के सब केमिस्ट्री के अंडर में आते हैं। और अगर मैं मेडिकल साइंस में बात करूं तो जितनी भी मेडिसिन है वो सब के सब केमिस्ट्री ब्रांच में ही पढ़ी जाती हैं। हम लोग अगर एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो फर्टिलाइजर हम लोग वहीं पढ़ते हैं, इंसेक्टिसाइड्स वहीं पर पढ़ते हैं। ठीक है। तो इस तरह से देखा जाए तो इस पूरे जीवन का जो आधारभूत जो साइंस है वो केमिस्ट्री है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ एटम, और एटम किस में आएगा भाई, केमिस्ट्री में आएगा। तो डेफिनेटली केमिस्ट्री जो है कि बहुत ब्रॉड साइंस है, और इसमें हम लोग कुछ सीक्वेंस में चीज़ें पढ़ते हैं। 11th में कुछ चैप्टर्स पढ़ेंगे, फिर 12th, फिर ग्रेजुएशन करेंगे आप लोग, उसमें केमिस्ट्री को थोड़ा सा और एक्सप्लोर करेंगे। आप लोग मास्टर्स करेंगे केमिस्ट्री में, उन्हीं चीज़ों को फिर और एक्सप्लोर किया जाएगा। ठीक है। तो हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं, और स्टार्टिंग ही मैं आपको बताता हूँ। जैसे 9th क्लास में आपने मैटर पढ़ा था, तो वो पूरा मैं डिटेल एक बार यहाँ नहीं बताऊँगा, क्योंकि आप लोग चाहें तो 9th क्लास का वीडियो है उसको दोबारा से देख सकते हैं, वो सेम चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी जो उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दैट आई विल डिस्कस हियर। देखिए, मैटर क्या है कि मैटर इज द समथिंग विच इज हैविंग मास, ऑक्यूपाई स्पेस, दैट इज हैविंग प्रेशर, दैट कैन एक्सर्ट प्रेशर एंड दैट कैन बी फील। मैटर वो सब चीज़ें हैं जो इसके पास मास है, वॉल्यूम है, जिसको हम लोग फील कर सकते हैं और जिसका एक प्रेशर होता है, वो मैटर है। अगर हम लोग मैटर के क्लासिफिकेशन की बात करें तो फिजिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन में हम लोग पढ़ते हैं फिजिकल स्टेट लाइक सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये पूरा चैप्टर हम लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं डिटेल में।
आप चाहें तो ये वीडियो प्लेलिस्ट में है, 9th क्लास की प्लेलिस्ट में, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। फिर आते हैं हम लोग केमिकल क्लासिफिकेशन पर। अब ये केमिकल क्लासिफिकेशन में प्योर सब्सटेंस, मिक्सचर, प्योर सब्सटेंस में आते हैं एलिमेंट एंड कंपाउंड, और मिक्सचर्स में आते हैं होमोजीनस मिक्सचर एंड हेटेरोजीनस मिक्सचर। तो वो मैं आप लोगों के सामने यहाँ डिस्कस कर लेता हूँ। तो देखिए मैटर, और मैटर का हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पर सिंपली केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन हम लोग दो भागों में बांट लेते हैं। वन थिंग इज मिक्सचर एंड सेकेंड थिंग इज प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस मिक्सचर आर ऑफ टू टाइप, homogeneous mixture and heterogeneous। homogeneous and heterogeneous। प्योर सब्सटेंस अगेन टू टाइप के हैं, जैसे एलिमेंट और दूसरा है कंपाउंड। अब देखिए, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, सबसे पहले मिक्सचर की बात करें तो मिक्सचर क्या है, देखिए द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू टाइप ऑफ सब्सटेंसेस। अब ये जो मिक्सचर है वो टू टाइप के हैं। होमोजीनस का सीधा सा मतलब है कि ऐसा मिक्सचर जो आपस में, जिनके कंपोनेंट आपस में कंप्लीटली मिक्सेबल हो जाते हैं। जैसे हम लोग वाटर में शुगर ऐड कर दें या वाटर में सॉल्ट ऐड कर दें तो हमको एक होमोजीनस मिक्सचर मिल जाता है, ठीक है। वहीं अगर हम लोग वाटर में सैंड मिला दें, बालू मिला दें, तो हम लोग देखेंगे कि जो सैंड या बालू है वो नीचे बॉटम पे सेटल डाउन हो जाती है, तो वो एक हेटेरोजीनस टाइप का मिक्सचर है। होमोजीनस मिक्सचर में सिंगल फेज मिलती है, मतलब हम लोग जब नमक को पानी में ऐड करेंगे तो ओवरऑल हमको वो लिक्विड ही दिखाई देगा, वो नमक हमने जो ऐड किया है वो कहीं पे बैठा हुआ दिखाई नहीं देगा। हेटेरोजीनस मिक्सचर में क्या होगा कि वाटर की अलग फेज होगी और जो नीचे सैंड या सॉइल जो जमा हो गई है उसकी एक अलग फेज होगी। तो यहाँ पे टू फेज दिखाई देती है, यहाँ पे सिंगल फेज दिखाई देती है, ठीक है। अच्छा, हम लोग मिक्सचर्स को सेपरेट कर सकते हैं, मतलब मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स हैं उनको सेपरेट कर सकते हैं। किसके द्वारा? हम लोग सिंपल फिजिकल मेथड के द्वारा हम लोग इनके कंपोनेंट को सेपरेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए सी वाटर है, हम लोग जानते हैं सी वाटर में जो है रॉक सॉल्ट पाया जाता है, नमक पाया जाता है, तो हम लोग उस वाटर से, सी वाटर से नमक को अलग सेपरेट कर सकते हैं। कैसे करते हैं कि जो समुद्र के किनारे हैं वहाँ पर समुद्र का पानी जो लहरों के संग आता है और आसपास के गड्ढों में जमा हो जाता है। हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे जब सनरेज एकदम तेज आती हैं सनरेज, तो पानी इवेपोरेट होता है और नमक पीछे रह जाता है और पानी इवेपोरेट हो जाता है। तो मतलब क्या किया हमने, इवेपोरेशन मेथड से पानी में से नमक को सेपरेट कर दिया है। दैट इज सिंपल फिजिकल मेथड, ठीक है। अब हम आते हैं अब लोग प्योर सब्सटेंसेस पर। प्योर सब्सटेंसेस में सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग एलिमेंट क्या है। तो देखिए, एलिमेंट किसी भी मैटर की प्योरेस्ट फॉर्म है, द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एनी सब्सटेंस। प्योरेस्ट फॉर्म का मतलब क्या है कि इसमें सिंगल टाइप के एटम प्रेजेंट हैं, सिंगल टाइप ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट। इसका मतलब ये है, मतलब आपके पास एक आयरन रॉड है और उस आयरन रॉड में केवल आयरन के ही एटम्स प्रेजेंट हैं, दैट मीन्स वो उसकी प्योरेस्ट फॉर्म है, दैट मीन्स वो उसका एक एलिमेंटल फॉर्म है, ठीक है। ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट। जैसे हम लोग गोल्ड की बात करें, गोल्ड की कोई आपके पास ऑर्नामेंट्स है, अगर उसमें केवल गोल्ड के ही एटम प्रेजेंट है तो हम लोग बोलेंगे कि वो उसकी एलिमेंटल फॉर्म है। फिर हम लोग आते हैं कंपाउंड्स पर। कंपाउंड क्या है कि कंपाउंड द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू टाइप ऑफ एटम्स। यहाँ पर क्या था, एलिमेंट प्योरेस्ट फॉर्म है जो केवल सिंगल टाइप ऑफ एटम से मिलकर बनी हुई है। कंपाउंड क्या है, जो दो या दो से अधिक टाइप के एटम से मिलकर बना हुआ है। इसका मतलब ये है कि वो दो एटम सेम भी हो सकते हैं और वो उससे डिफरेंट भी हो सकते हैं, हम लोग देखेंगे अभी। तो इसका मतलब ये हुआ कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू टाइप ऑफ एटम, टू और मोर देन टू टाइप ऑफ एटम्स। अब ये दो एटम या दो से अधिक एटम वो सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, दैट वी विल डिस्कस। लेकिन एक खासियत है यहाँ पर, इसमें दो या दो से अधिक प्रकार के एटम तो प्रेजेंट हैं, लेकिन वो एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होंगे। जैसे मिक्सचर में भी दो या दो से अधिक कंपोनेंट्स हैं, लेकिन उनका मिक्सचर, उनका जो कंपोनेंट का जो प्रोपोर्शन है वो फिक्स नहीं है। जैसे मान लीजिए हम लोग शिकंजी बनाते हैं, हम लोग ने एक गिलास में पानी लिया, चीनी डाली, नमक डाला,
तो ये ज़रूरी नहीं है कि हर व्यक्ति एक ही चम्मच चीनी डालेगा या एक ही चम्मच उसमें सॉल्ट डालेगा। वो अपने टेस्ट के अनुसार उसमें से जो अमाउंट है उसको कम या बढ़ती कर सकता है। तो वहाँ पे प्रोपोर्शन फिक्स नहीं है। लेकिन कंपाउंड में जो कॉम्बिनेशन है 2 और मोर देन 2 टाइप ऑफ एटम्स का, वो कॉम्बिनेशन, वो प्रोपोर्शन एक डेफिनेट प्रोपोर्शन है, एक कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने लिखा H2O, मैंने लिखा CO2, तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम जुड़ रहा है। हाइड्रोजन के 2 एटम का वेट है 2 ग्राम और ऑक्सीजन के 1 एटम का वेट है 16 ग्राम। तो ये रेशियो कितना आ गया? 1:8। ऐसे कार्बन के यहाँ पर वेट है कार्बन का 12 ग्राम और ऑक्सीजन के 2 एटम का वेट है यहाँ पर 32 ग्राम। रेशियो निकालेंगे, ये आएगा 3:8। तो ये जो CO2 का रेशियो है कार्बन और ऑक्सीजन का, द रेशियो ऑफ देयर एटॉमिक वेट ऑलवेज रिमेन सेम। चाहे CO2 को आप लोग देखो, CO2 क्या है? बेसिकली धुआं है। अब वो धुआं चाहे बाइक से निकल रहा हो, चाहे कार से निकल रहा हो, चाहे रेलगाड़ी से निकल रहा हो, उस सब में CO2 जो प्रेजेंट है उसमें कार्बन और ऑक्सीजन के जो एटॉमिक वेट का रेशियो है दैट इज ऑलवेज 3:8। जबकि वो रेशियो मिक्सचर में फिक्स नहीं है, कंपाउंड में फिक्स है। और देखो, मिक्सचर को हम लोग फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन कंपाउंड्स को हम लोग फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते, केमिकल मेथड से सेपरेट करते हैं। केमिकल मेथड से सेपरेट करते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास वाटर है, तो वाटर में से मेरे को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करना है, तो मैं फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर सकता हूँ। फिजिकल मेथड मतलब जैसे मैंने फिल्ट्रेशन कर दिया, फिल्ट्रेशन मतलब एक छलनी ली और पानी मैंने उसमें ऐसे छाना, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग नहीं होने वाले हैं। लेकिन अगर मैं H2O का इलेक्ट्रोलाइसिस कर दूं, इलेक्ट्रोलाइसिस, तो वहां पर हाइड्रोजन अलग इलेक्ट्रोड पर निकलेगी और ऑक्सीजन एक अलग इलेक्ट्रोड पर निकलेगी। तो हम लोग कंपाउंड्स को सेपरेट कर सकते हैं बाई या विद द हेल्प ऑफ केमिकल मेथड्स। तो देखो स्टूडेंट्स, ये था जो हम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा है और थोड़ा सा मैंने 11th का इसमें ऐड किया है। दोबारा से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो बताता हूँ। मिक्सचर्स में 2 से अधिक कंपोनेंट होंगे, किसी भी रेशियो में होंगे, फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। कंपाउंड में 2 या 2 से अधिक एटम होंगे, फिक्स रेशियो में होंगे, लेकिन केवल केमिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। ये प्योरेस्ट फॉर्म है, सिंगल टाइप ऑफ एटम प्रेजेंट होंगे, 1 टाइप ऑफ एटम प्रेजेंट होंगे, ठीक है। होमोजीनस मिक्सचर में सिंगल फेज होगी और हेट्रोजीनस मिक्सचर में 1 से ज़्यादा फेज होंगी। ये था मैटर का केमिकल क्लासिफिकेशन। अब एक चीज़ देखिए, हम लोग जानते हैं कि ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ एटम। जितनी भी दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं वो सब एटम से मिलकर ही बनी हुई हैं। और इस एटम को हमारे ऋषि मुनियों ने नाम दिया था परमाणु। आप लोगों ने अगर 9th क्लास में जो चैप्टर पढ़ा था स्टार्टिंग में, तो वहाँ पे बताया था कि जैसे ग्रीक के फिलोसफर थे, इंडियन फिलोसफर्स थे, वो ये जानते थे कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं वो सब छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी हुई हैं। और उन छोटे छोटे पार्टिकल्स को हमारे यहाँ पे एक ऋषि थे, ऋषि कणाद, उन्होंने नाम दिया था अणु। और फिर बोले कि अणु से भी एक छोटा कण प्रेजेंट है जिसको नाम दिया परमाणु। और साइंटिस्ट आए लाइक डेमोक्रेटस, एक साइंटिस्ट आए, उन्होंने और ज़्यादा डिटेल में इसकी बताया। लेकिन पूरी एक ऑथेंटिक नॉलेज जो हमको मिली एटम के बारे में वो दी गई थी डाल्टन के द्वारा। और डाल्टन ने एटम को डिफाइन करने के लिए एक थ्योरी भी दे दी थी जिसका नाम था डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो दैट वी विल डिस्कस। तो देखिए, सबसे पहले एटम हम लोग पढ़ते हैं। अच्छा देखिए, इस चैप्टर में स्टार्टिंग में ही दे रखा है सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में बताइए, यूनिट डायमेंशन। तो वो आप लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं, फिजिक्स में ही पढ़ लेंगे उनको। हम लोग यहाँ केमिस्ट्री वाले चैप्टर में इसको डिस्कस नहीं करेंगे। और बाकी की जो थ्योरेटिकल चीज़ें लाइक एक्यूरेसी क्या है, प्रिसीजन क्या है, यूनिट डायमेंशन क्या है, वो सब हम लोग लास्ट में देखेंगे। पहले जो चैप्टर की कोर इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हम लोग पढ़ रहे हैं। तो देखिए, मैं स्टार्ट करता हूँ एटम। तो एटम एक ग्रीक वर्ड से निकला है, वो था एटोमियो। क्या नाम था उसका? एटोमियो। और एटोमियो का मतलब होता है इनडिविजिबल, इनडिविजिबल। और हिंदी में इसको बोलते हैं अविभाजित, अविभाजित, ठीक है। और डाल्टन ने इस एटम को और डिफाइन करने के लिए क्या दिया? डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी दे दी, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। उन्होंने फिर क्या बताया एटम के बारे में? उन्होंने बताया कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर। ये एटम सबसे छोटा पार्टिकल है जिसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, हम लिखते हैं यहाँ पर
एटम इज द स्मॉलेस्ट particle that do not divide further, मतलब सबसे छोटा है, इसका मतलब उसको और आगे और छोटा नहीं बनाया जा सकता है, तभी तो सबसे छोटा हो गया वो, तभी तो विभाजित नहीं होगा। दूसरा, ऑल मैटर is made up of एटम। दुनिया में जितनी भी चीजें हैं वो सब एटम से मिलकर बनी हुई हैं। थर्ड पॉइंट दिया, एटम नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉयड। एटम को ना तो बनाया जा सकता है ना ही तोड़ा जा सकता है। नेक्स्ट, एटम ऑलवेज कंबाइंड इन होल नंबर। एटम ऑलवेज कंबाइंड इन होल नंबर। इसको समझिए, देखिए जब एटम को तोड़ा ही नहीं जा सकता है तो इसका मतलब किसी भी एलिमेंट का एक एटम या दो या तीन या चार एटम किसी दूसरे एलिमेंट के 1 2 3 4 5 6 इन एटम से जुड़ेंगे, मतलब होल नंबर में ही जुड़ेंगे, क्योंकि एटम सबसे छोटा है, एटम को फर्दर तोड़ा नहीं जा सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमेशा होल एटम विल टेक पार्ट इन ए रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट atoms of same element are same and atoms of different element are different। क्या कह रहा है ये कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर सेम एंड ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट। एक पॉइंट और थोड़ा सा ऐड कर देता हूं कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट डू नॉट डिवाइड फर्दर। इसका मतलब एटम क्या हो गया, इनडिविजिबल हो गया। एक और पॉइंट उन्होंने बोला कि एटम इज इनविजिबल। एटम कैसा है, इनविजिबल है। एटम बहुत छोटा है जिसको कि हम लोग अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते। कि एटॉमिक थ्योरी, और डाल्टन ने एटम को डिफाइन करने के लिए बहुत सारे पॉइंट्स दिए, लेकिन डाल्टन की जो थ्योरी के कुछ पॉइंट्स थे वो तो प्रूफ हो गए, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जिनको डाल्टन प्रूफ नहीं कर पाए। तो वही उसकी थ्योरी के ड्रॉबैक्स बन गए और लिमिटेशन बन गए। अब वो कौन कौन से पॉइंट उसके लिमिटेशन बन गए, दैट वी विल डिस्कस अंडर द हेडिंग ऑफ लिमिटेशन of Dalton's atomic theory। लिमिटेशन ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। अब देखिए सबसे पहले लिमिटेशन क्या थी वो समझिए आप लोग, कि उसने बोला कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट डू नॉट डिवाइड फर्दर। हम लोग जानते हैं कि एटम के अंदर भी कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स पाए जाते हैं। अब एटम के अंदर कौन कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इसका मतलब एटम सबसे छोटा पार्टिकल नहीं है, और एटम को डिवाइड भी किया जा सकता है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, like electron, proton and neutron, it was proved that atom can be divided further। एटम को फर्दर डिवाइड किया जा सकता है। ठीक है, पहला ड्रॉबैक हो गया ये। अब आ जाइए, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स। ये पॉइंट उनका सही था, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ एटम, ये पॉइंट ठीक था। पहला पॉइंट गलत प्रूफ हो गया। एटम्स नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉयड, ये पॉइंट भी उनका करेक्ट था। फिर आते हैं हम लोग, एटम ऑलवेज कंबाइंड इन होल नंबर।
तो एटम ऑलवेज कंबाइंड इन होल नंबर, लेकिन कहीं कहीं पर यह फॉलो नहीं होता है। जैसे आप लोगों ने एक फॉर्मूला सुना होगा सुक्रोज का, जिसको हम लोग केन शुगर बोलते हैं, केन शुगर, और इसका फॉर्मूला है C12H22O11। तो यहाँ पर अगर हम लोग रेशो निकालेंगे तो वो होल नंबर रेशो नहीं आता है, होल नंबर रेशो नहीं आएगा इस वाले फॉर्मूले में। तो ये जो डाल्टन की थ्योरी है इस सुक्रोज के फॉर्मूले को एक्सप्लेन नहीं कर पाई। नेक्स्ट कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर सेम एंड ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझिए। देखिए डाल्टन ने एक पॉइंट बोला कि एटम्स आर इनविजिबल, एटम को देखा नहीं जा सकता। और जब उस समय डाल्टन के समय पे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी नहीं हुई थी, तो डाल्टन ने भी एटम को नहीं देखा था। तो जब उन्होंने एटम को नहीं देखा तो हाउ कैन ही से दीज एटम आर सेम एंड दीज एटम आर डिफरेंट। वो कैसे कह सकते हैं भाई, जब मैंने किसी दो स्टूडेंट्स को नहीं देखा, वन इज ए अनदर इज बी, ए लंबा है बी लंबा है, ए छोटा है या बी छोटा है, मैं कैसे कह सकता हूं जब मैंने ए या बी को कभी पहले देखा ही नहीं है। तो डाल्टन का ये वाला पॉइंट भी गलत प्रूफ हो गया। और जब आइसोटोप्स और आइसोबार की डिस्कवरी हुई तो वहां भी डाल्टन की थ्योरी का ये वाला पॉइंट गलत प्रूफ हो गया। कैसे गलत प्रूफ हो गया देखिए, आइसोटोप्स क्या है, जैसे मैं अभी एग्जांपल से आपको बताता हूं। जैसे कार्बन के मैं आइसोटोप्स की बात करूं, कार्बन 12 और कार्बन 13। कार्बन एलिमेंट है एक, लेकिन उसमें दो तरह के एटम है, 12 एंड 13। तो एक ही एलिमेंट के अंदर दो अलग अलग एटम पाए जा रहे हैं, जबकि डाल्टन ने क्या कहा था कि ऑल सेम एलिमेंट हैव सेम टाइप ऑफ एटम्स। और आइसोबार की जब डिस्कवरी हो गई तो ये भी प्रूफ हो गया कि डिफरेंट एलिमेंट के एटम सेम भी हो सकते हैं। तो डाल्टन का ये वाला पॉइंट जो था एटम ऑफ सेम एलिमेंट आर सेम, ये क्या हो गया, गलत प्रूफ हो गया। वो मैं आपको समझाता हूं। देखिए मैं लिखता हूं आइसोटोप। देखिए क्या है ये आइसोटोप। जैसे अभी मैं बात कर रहा हूं, चलो हाइड्रोजन एलिमेंट की, हाइड्रोजन एलिमेंट। तो ये जो हाइड्रोजन एलिमेंट है, मान लीजिए ये हाइड्रोजन का एलिमेंट है दिस वन, तो इसमें सभी एटम, हाइड्रोजन एलिमेंट किससे मिलकर बना हुआ है, हाइड्रोजन एटम से। तो इसमें सभी एटम कैसे होने चाहिए, आइडेंटिकल होने चाहिए। लेकिन जब इनकी स्टडी की गई तो हमको पता चला कि हाइड्रोजन एलिमेंट के अंदर तीन तरह के एटम पाए जा रहे हैं, 1H1, 1H2, 1H3, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। जबकि डाल्टन क्या कह रहे थे कि सेम एलिमेंट के एटम क्या होंगे, हमेशा सेम होंगे। लेकिन जब प्रैक्टिकली स्टडी की गई तो उनका ये वाला पॉइंट गलत प्रूफ हो गया। अब मैं अगर आइसोटोप की डेफिनेशन देना चाहूं तो क्या बनेगी, देखो, इट इज डिफाइंड एज द ग्रुप ऑफ एटम्स, इट इज डिफाइंड एज ग्रुप ऑफ एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, ग्रुप ऑफ एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर। अभी हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के एटॉमिक नंबर क्या है। आप लोगों ने 10th में भी थोड़ा सा पढ़ा है एटॉमिक नंबर क्या है, कि किसी भी एटम में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो उसके एटॉमिक नंबर होते हैं। तो आप लोग देख रहे हैं, देखो एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन एटॉमिक मास क्या है, डिफरेंट। इसका मतलब ये है कि 1H1 वाला जो एटम है वो कुछ इस तरह है, 1H2 का थोड़ा सा बड़ा है और 1H3 उससे भी बड़ा है। एक ही एलिमेंट के अंदर तीन तरह के एटम्स पाए जा रहे हैं। तो ग्रुप ऑफ एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। आई थिंक अब आपको ये क्लियर हुआ होगा। आइसोटोप क्या है, इट इज डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट विच इज हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर या डिफरेंट एटॉमिक मास। ठीक है, हम लोग आते हैं आइसोबार। देखिए आइसोबार क्या है पहले समझ लीजिए एग्जाम्पल से। मान लीजिए मेरे पास ये आर्गन है जिसका एटॉमिक नंबर है 18 और एटॉमिक वेट है 36। मान लीजिए मेरे पास ये पोटेशियम है जिसका एटॉमिक नंबर है 19 और एटॉमिक वेट है 39। और मान लीजिए ये मेरे पास है कैल्शियम जिसका एटॉमिक नंबर है 20 और एटॉमिक मास है 40। तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन इसमें सारे एटम कैसे होने चाहिए, सारे एटम एक जैसे आइडेंटिकल होने चाहिए इस तरह से।
लेकिन जब आर्गन की स्टडी की गई तो हमने ये देखा कि आर्गन के अंदर एक आर्गन एटम्स या और ज़्यादा आर्गन एटम ऐसे भी पाए गए जिनका एटॉमिक नंबर तो 18 ही आ रहा था, लेकिन उसका एटॉमिक वेट आ रहा था 40। ऐसे ही यहाँ पर बहुत सारे एटम्स ऐसे थे जिनका एटॉमिक आइडेंटिकल एटम्स थे, लेकिन कुछ एटम ऐसे भी थे जो इस जैसे थे, मतलब पोटेशियम 19 और इसका एटॉमिक वेट आ रहा था 40। और कैल्शियम में एटम कैसे थे, कुछ इस तरह से, कैल्शियम 20 और 40 वाले। अब आप लोग देख रहे हैं इसका एटॉमिक मास, इसका एटॉमिक मास और इसका एटॉमिक मास सेम है। तो देखो एलिमेंट अलग अलग हैं, लेकिन ये एटम और ये एटम आपस में कैसे हैं, आइडेंटिकल हैं, सेम हैं। तो डिफरेंट एलिमेंट के एटम सेम भी हो सकते हैं। यही प्रूव किया किसने, आइसोबार ने। तो देखिए इसकी अगर मैं डेफिनेशन बनाऊं तो देखें, ग्रुप ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट having same mass number but different atomic number। अब आप लोग देख लीजिए, आइसोटोप्स में है ग्रुप ऑफ एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट और यहां है ग्रुप ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन आइसोटोप एंड आइसोबार। तो देखिए स्टूडेंट, ये थी लिमिटेशन ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो डाल्टन ने जो भी पोस्टुलेट्स दिए थे टू एक्सप्लेन द एटम, उनमें से कुछ पोस्टुलेट ठीक थे और कुछ पोस्टुलेट्स गलत पाए गए। उनको हमने किस में पढ़ा, ड्रॉबैक ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी या लिमिटेशन ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। इसका मतलब क्या हुआ कि हमको एटम की अब एक नई डेफिनेशन पढ़नी पड़ेगी। न्यू डेफिनेशन ऑफ एटम, न्यू डेफिनेशन ऑफ एटम। अब ये न्यू डेफिनेशन ऑफ एटम क्या है उसको समझिए। डाल्टन ने जो डेफिनेशन दी थी उसमें कुछ करेक्शन थे, उसको करेक्ट करने के बाद नई डेफिनेशन आई। वो देखिए कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ substance that may or may not exist independently, that may or may not exist independently and take part in a reaction and do not change, देखिए स्टूडेंट्स, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस दैट मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। मतलब क्या हुआ इसका कि सब्सटेंस का सबसे छोटा पार्टिकल है जो इंडिपेंडेंटली मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए मैं आयरन की बात करता हूँ, आयरन एलिमेंट की, तो हम लोग देखेंगे कि इसमें आयरन एटम्स इंडिपेंडेंटली प्रेजेंट हैं। अगर वहीं मैं हाइड्रोजन गैस की बात करूं तो हाइड्रोजन गैस में हाइड्रोजन एटम आपस में जुड़ के क्या बना लेते हैं, मॉलिक्यूल बना लेते हैं। ध्यान देना, एटम छोटे से छोटा पार्टिकल तो है जो इंडिपेंडेंटली मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, और जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि टेक पार्ट इन ए रिएक्शन एंड डू नॉट चेंज देयर आइडेंटिटी। मतलब क्या हुआ कि मेरे पास हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, और जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बन जाते हैं, H2O बना देते हैं, वाटर बना देते हैं। अब इस हाइड्रोजन गैसियस मॉलिक्यूल में जो एटम्स हैं वो एटम्स एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना लेते हैं और मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। किस फॉर्म में, मॉलिक्यूलर फॉर्म में। मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन एटम इंडिपेंडेंटली नहीं मिल रहा है, लेकिन आयरन के अंदर इंडिपेंडेंटली मिल रहा है। तो मे एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली बट टेक पार्ट इन ए रिएक्शन। हम लोग ये देखेंगे कि इस हाइड्रोजन गैसियस मॉलिक्यूल में अल्टीमेटली पार्ट कौन ले रहा है, वो हाइड्रोजन एटम पार्ट ले रहा है।
जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन और यहाँ पर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो यहाँ पर ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, तो अल्टीमेटली हाइड्रोजन एटम रिएक्ट विद दिस ऑक्सीजन एटम, देन इट फॉर्म H2O। मतलब रिएक्शन में भाग लेने वाला सबसे छोटा पार्टिकल क्या है, वो एटम है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, ये न्यू डेफिनेशन ऑफ एटम है जो डाल्टन की थ्योरी में जो हमने करेक्शन किए हैं उसके बाद जो हमको डेफिनेशन मिली है वो ये है। अब हम लोग आते हैं यहाँ पर कि मॉलिक्यूल क्या है। तो देखिए मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस दैट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। यहाँ पे मे और मे नॉट हट जाएगा, दैट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। मतलब मॉलिक्यूल वो है सब्सटेंस की वो सबसे छोटी फॉर्म है जो इंडिपेंडेंटली मिलती है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, देखिए molecule is the smallest particle of substance that exist independently, जो independently exist करते हैं, ये है मॉलिक्यूल। तो आपको क्लियर हो गया कि एटम और मॉलिक्यूल में मेन डिफरेंस क्या है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पढ़ेंगे कि जब एटम की बात हुई है तो एटॉमिक वेट क्या है, मॉलिक्यूलर वेट क्या है, एटॉमिक नंबर क्या है। एक्चुअली एटॉमिक नंबर तो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे जो सेकंड वाला चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। तो यहाँ मेरी जो मेन फोकस रहेगा वो रहेगा एटॉमिक वेट पर। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट क्या है, चलिए। अच्छा, इसी एटॉमिक वेट को हम लोग एटॉमिक मास भी बोल देते हैं, एटॉमिक मास भी बोल देते हैं। एक्चुअली में वेट क्या है, वो एक्चुअली ग्रेविटेशनल फोर्स होता है और यहाँ पर एटम का साइज छोटा है तो इसीलिए हम लोग वेट ना लिखकर एटॉमिक मास वाला टर्म यूज कर लेते हैं। ठीक है, देखिए जैसे हम लोग अपने सामान्य जीवन में वेट की अगर बात करें, जैसे आप लोग अपने वेट की बात करो 50 kg 60 kg, कैसे पता चला हमको कि हम लोग एक डिजिटल जो स्केल था उसके ऊपर खड़े हो गए। लेकिन अगर अभी आप लोग किसी सब्जी वाले से 1 किलो केले लेने जाएं तो कैसे करेंगे, वो तराजू उठाएगा, एक तरफ वो स्टैंडर्ड वेट रखेगा 1 kg का और एक तरफ वो केले रख देगा। जैसे ही वो दोनों पेन बराबर हो जाएंगे समझ लीजिए वो 1 किलो केले हो गए। लेकिन अगर हमको एटम का वेट देखना है तो हम लोग ऐसा तो करेंगे नहीं, तराजू उठाएंगे और एक एटम को उठा के रख देंगे, क्योंकि एटम इज इनविजिबल, इट कैन नॉट बी सीन विद द हेल्प ऑफ नेकेड आइज। इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं और बहुत छोटा है। अगर मैं एक एटम की साइज की रेंज बताऊं आपको तो आप लोग एकदम शॉक्ड रह जाएंगे कि आप लोग अपने सिर के बाल को ऐसे लीजिए और उसको 1 लाख बार ऐसे काट दीजिए, तब आपको जो 1 लाखवां भाग मिलेगा वो एक एटम की रेंज है। वो मतलब एटम उस रेंज में पाया जाता है। तो हम लोग एटम को ना तो देख सकते हैं ना हैंडल कर सकते हैं, तो हम लोग वेट कैसे पता करेंगे। तो साइंटिस्ट ने कुछ अल्टरनेटिव तरीका ढूंढा इसका। वो अल्टरनेटिव तरीका क्या था, देखो कि स्टार्टिंग में तो हाइड्रोजन एटम को एक रेफरेंस वेट की तरह कंसीडर किया गया। हाइड्रोजन एटम को स्टैंडर्ड वेट मान लिया गया, मतलब यूनिट वेट मान लिया गया और उससे कंपेयर किया गया एटम्स को। वो उससे जितने गुना भारी था वो उसका एटॉमिक वेट बन गया। लेकिन हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन थोड़ा सा रिएक्टिव है, तो ये जो है अदर एलिमेंट के साथ में ज़्यादा रिएक्टिविटी शो कर रहा था और हैंडल करने में भी मुश्किल थी। तो फिर फाइनली साइंटिस्ट ने कार्बन 12 एटम को कंसीडर कर लिया, कार्बन 12 एटम को कंसीडर कर लिया स्टैंडर्ड वेट। इसको एज ए स्टैंडर्ड वेट कंसीडर कर लिया। अब देखिए कैसे करते हैं इसको समझ लीजिए। मान लीजिए मेरे पास ये कार्बन 12 एटम है, कार्बन 12 एटम, इसके 12 इक्वल भाग कर दिए हमने और ये 12 इक्वल भाग मतलब ऐसे ऐसे हमने 12 भाग बना दिए इसके, कुछ ऐसे मान लीजिए जैसे 12 भाग कर दिए इसके और ये मैंने एक 12वां भाग ले लिया। ये हो गया ए 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12, ऐसे समझिए 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12। तो इसका वेट कितना होगा, इस वाले पार्ट का वेट कितना होगा 1/12 ऑफ 12, तो कितना होगा 1। मतलब अब हमने 1/12 ऑफ कार्बन को यूनिट वेट मान लिया है। ठीक है, अब इससे कंपेयर किया जाता है किसी भी एटम जिसका हमें वेट पता करना हो,
जैसे मान लीजिए मेरे पास एक ऐसा कुछ इंस्ट्रूमेंट टाइप का है, मास स्पेक्ट्रोमीटर इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मास स्पेक्ट्रोमीटर। इसकी हेल्प से वेट पता करते हैं। क्या होता है देखो, यहाँ पर वो 1/12 ऑफ कार्बन 12 रखा हुआ है, ये वाला वेट रखा हुआ है जिसको हमने यूनिट मास माना है। यहाँ पर है एक डिजिटल बोर्ड और यहाँ पर जिस एटम का वेट हमको पता करना है, मैंने मान लीजिए वो x यहाँ पे रख दिया, तो ये x इस वेट से कितने गुना भारी है इसकी रीडिंग आ गई यहाँ पर। और मान लीजिए वो रीडिंग आ रही है 2, दैट मीन दिस x इज 2 टाइम्स हैवियर दिस 1/12 ऑफ कार्बन 12 एटम। तो इसका वेट कितना हो गया? इसका वेट हो गया 2 ग्राम। इसका वेट 2 ग्राम या 2 यूनिट हमने मान लिया। तो सिंपली डेफिनेशन क्या निकल कर आई। और अच्छा एक चीज़ और देखिए, ये एक रिलेटिव है, हमने इसके कंपैरिजन में इसके एटॉमिक वेट को निकाला है, तो ये एक एब्सोल्यूट वेट नहीं है, ये एक रिलेटिव वेट है। तो मैं देखो कैसे लिखता हूँ यहाँ कि रिलेटिव एटॉमिक वेट बराबर एवरेज एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट ओवर 1/12 ऑफ कार्बन 12। ठीक है, तो रिलेटिव एटॉमिक वेट, एवरेज एटॉमिक वेट है ये किस में होगा? ग्राम में। 1/12 ऑफ कार्बन 12 किस में? ग्राम में। इसका मतलब रिलेटिव एटॉमिक वेट की यूनिट क्या आ गई? यूनिटलेस। तो आप लोग हमेशा याद रखना, रिलेटिव एटॉमिक वेट की कोई यूनिट नहीं है, एटॉमिक वेट की यूनिट है, लेकिन हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एटॉमिक वेट को तो फाइंड आउट कर ही नहीं सकते हैं। हम लोग रिलेटिव एटॉमिक वेट की यूनिट फाइंड आउट करते हैं। और रिलेटिव एटॉमिक वेट की कोई यूनिट नहीं है, लेकिन हमको मैथमेटिकली अगर इसको एक्सप्रेस करना है तो कोई ना कोई यूनिट तो होनी चाहिए। तो यहाँ पर रिलेटिव एटॉमिक वेट को हम लोग 2 तरीके से एक्सप्रेस कर लेते हैं। एक तो होता है ग्राम एटॉमिक वेट और एक होता है एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास, जिसको हम लोग शॉर्ट में AMU या यूनिफाइड मास भी कहते हैं। तो अब आपको एक चीज समझ में आई यहाँ पर कि रिलेटिव एटॉमिक वेट की कोई यूनिट नहीं है। और अगर मैं यहाँ पे एक डेफिनेशन बनाऊं, एटॉमिक वेट की डेफिनेशन बनाऊं, तो क्या बन जाएगी? देखो, इट इज डिफाइंड एज द नंबर, इट इज डिफाइंड एज द नंबर which indicates how many times it is heavier than 1/12 of कार्बन 12 एटम। कोई भी एटम 1/12 ऑफ कार्बन 12 से कितने गुना भारी है, वो नंबर इंडिकेट कर देता है उस एटम का रिलेटिव एटॉमिक मास या रिलेटिव एटॉमिक वेट। ठीक है, ये एटॉमिक वेट की डेफिनेशन है। अब एटॉमिक वेट की यूनिट तो कोई है नहीं, रिलेटिव एटॉमिक वेट की हमने उसको 2 तरीके से एक्सप्रेस किया है। एक है ग्राम एटॉमिक वेट और एक है एटॉमिक मास यूनिट। ग्राम एटॉमिक वेट, ये ग्राम एटॉमिक वेट क्या है उसको समझिए। देखिए, जब भी एटॉमिक वेट ग्राम में एक्सप्रेस हो, दैट मीन्स ग्राम एटॉमिक वेट। और जब भी एटॉमिक वेट यूनिट एटम का वेट पूछा जाए तो वो है यूनिफाइड मास या एटॉमिक मास यूनिट। अब इसको समझिए थोड़ा सा क्या है। देखो, मान लीजिए मेरे पास ये सोडियम एलिमेंट है, सोडियम एलिमेंट। हम लोग जानते हैं इसमें सारे के सारे एटम किसके होंगे? सोडियम के होंगे। ठीक है, सोडियम के। और यहाँ सोडियम एलिमेंट का एटॉमिक वेट पता किया गया, वो आया 23 ग्राम। क्या आया? 23 ग्राम। व्हेन एटॉमिक वेट इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम देन इट इज नोन एज ग्राम एटॉमिक वेट। ठीक है, ऐसे ही जब मैंने हाइड्रोजन एटम लिया, हाइड्रोजन एलिमेंट, और हाइड्रोजन एलिमेंट का जब एटॉमिक वेट पता किया गया तो वो मुझे पाया गया 1 ग्राम। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा उल्टा पूछता हूँ आपसे कि 23 ग्राम ऑफ सोडियम एटम में जब सोडियम एटम की काउंटिंग की गई तो इसमें निकले थे एटम 6.022 इंटू 10 की पावर 23। 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन वेट वाले एटम्स की काउंटिंग की गई तो वहाँ पर हाइड्रोजन के एटम की संख्या निकली 6.022 इंटू 10 की पावर 23।
3। अब इससे क्या पता चला हमको ये पता चला कि किसी भी एलिमेंट के 1 मोल एटम, अच्छा अभी के लिए मैं बता देता हूँ, इस संख्या को हम लोग 1 मोल बोलते हैं, 1 मोल। जैसे हम लोग देखते हैं ना 1 डजन इज इक्वल टू 12, क्वाड इज इक्वल टू 4, ट्राइड इज इक्वल टू 3, पेयर इज इक्वल टू 2 और 1 रिम इज इक्वल टू 500। ऐसे ही 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 की पावर 23। अब देखिए बात को समझिए कि मेरे पास सोडियम एलिमेंट है, उसका एटॉमिक वेट पता किया गया 23 ग्राम। अब मैं उल्टा करता हूं कि 23 ग्राम ऑफ सोडियम के एटम की संख्या पता की गई तो उसमें कितने एटम्स निकले, 1 मोल एटम। ऐसे ही हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट पता किया गया 1 ग्राम और उस 1 ग्राम हाइड्रोजन एटम्स में एटम की संख्या कितनी निकली, 1 मोल। तो एक चीज मैं यहां पर क्लियर कर सकता हूं, वो एक चीज क्या है कि 1 मोल ऑफ एनी एटम्स इज ऑलवेज इक्वल टू एटॉमिक वेट ऑफ दैट एलिमेंट। ठीक बात है ये कि 1 मोल किसी भी 1 मोल कोई भी एटम हो, आपके 1 मोल कार्बन हो तो कार्बन का कितना आ जाएगा 12 ग्राम, 1 मोल हाइड्रोजन हो तो 1 मोल हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट कितना है 1 ग्राम, 1 मोल सोडियम एटम उनका वेट कितना है 23 ग्राम। अब मैं उल्टा बोलूं कि 23 ग्राम ऑफ सोडियम में कितने एटम हैं 1 मोल, 1 मोल कार्बन में कितने हैं, सॉरी 12 ग्राम कार्बन में कितने हैं 1 मोल, 1 मोल हाइड्रोजन एटम में 1 ग्राम हाइड्रोजन में कितने हैं 1 मोल। तो सीधी सी बात है कि 1 मोल ऑफ एनी एटम इज ऑलवेज इक्वल टू द एटॉमिक वेट ऑफ दैट एलिमेंट। ठीक है, तो ये था ग्राम एटॉमिक वेट। अब मैं आता हूं, ये तो अब फर्स्ट एक्सप्रेशन था, ये मैं आता हूं सेकंड एक्सप्रेशन में, दैट इज एटॉमिक मास यूनिट, या मैं इसको बोल सकता हूं AMU या यूनिफाइड मास। अब इसको समझिए, ये है सिंगल एटम का वेट। मैंने यहां पे आपको बताया कि सोडियम एलिमेंट का एटॉमिक वेट पता किया गया 23 ग्राम। तो मैं यहां पे लिखता हूं 23 ग्राम जो है वो सोडियम का एटॉमिक वेट है, सोडियम का एटॉमिक वेट। ठीक है, अच्छा 23 ग्राम में कितने एटम्स की काउंटिंग की गई, वो की गई 1 मोल ऑफ सोडियम, 1 मोल ऑफ सोडियम एटम। या मैं लिख सकता हूं 6.022 इंटू 10 की पावर 23 ऑफ सोडियम एटम। ठीक है, तो 6.022 इंटू 10 की पावर 23 सोडियम एटम्स का वेट कितना है 23 ग्राम। तो 1 सोडियम एटम का वेट कितना होगा, 1 सोडियम एटम का वेट होगा 23 ग्राम इंटू 1/6.022 इंटू 10 की पावर 23। मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये आएगा 23 ग्राम इंटू, इसको सॉल्व कर लेंगे तो आएगा 1.67 इंटू 10 की पावर -24। ठीक है, और ये जो संख्या है 1.67 इंटू 10 की पावर -24, इसी को बोलते हैं 1 AMU। क्या बोलते हैं 1 AMU। अब एक चीज देखिए आप लोग, ये हो गया, देखिए 1 सोडियम एटम का वेट हो गया 23 ग्राम इंटू 1/this, और 1.67 इंटू 10 की पावर -24 होता है 1 AMU के इक्वल। तो इसका कितना हो गया वेट 23 AMU। तो 1 सोडियम एटम का वेट कितना है 23 AMU। 1 मोल सोडियम एटम का वेट कितना है 23 ग्राम। अब समझिए बात को, वो बात क्या है, 1 मोल, ये मान लीजिए पूरे 1 मोल सोडियम एटम है, इनका वेट कितना है 23 ग्राम। इसमें से एक सोडियम एटम का वेट पता करना है मुझे, एक का, इसका वेट कितना है 23 AMU। ऐसे यहां देखो, हाइड्रोजन के 1 मोल हाइड्रोजन एटम का वेट कितना है 1 ग्राम। अगर मैं एक हाइड्रोजन एटम का वेट पता करूं तो कितना आएगा 1 AMU। तो सीधी सी बात है, तो देखिए सीधी सी बात है, अगर एटॉमिक वेट ग्राम में दिया गया है इसका मतलब वो 1 मोल एटम का वेट है। अगर एटॉमिक वेट AMU में दिया गया है तो वो एक सिंगल एटम का वेट है। हाइड्रोजन का वेट अगर 1 ग्राम है तो 1 मोल हाइड्रोजन एटम का वेट है। अगर हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक वेट 1 AMU है तो वो सिंगल हाइड्रोजन एटम का वेट आपको दिया गया है। ठीक है,
चलिए, ये एटॉमिक वेट के बारे में हमने क्लियर किया है। अब हम लोग आते हैं मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूलर वेट पर। देखिए, अब हम लोग पढ़ते हैं मॉलिक्यूल के बारे में। मॉलिक्यूल क्या है, देखिए, एक तो डेफिनेशन हमने स्टार्टिंग में लिखी है कि मॉलिक्यूल इज डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस दैट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। अब दूसरी डेफिनेशन पे लिखते हैं combination of two or more than two, combination of two or more than two type of atoms is known as molecule, is known as molecule। अब देखो, अगर मॉलिक्यूल में सेम टाइप ऑफ एटम है तो हम लोग उसको बोलते हैं मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। और अगर उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ एटम है तो हम लोग उसको बोलते हैं मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। ये आप लोगों ने पढ़ा है 10th क्लास में ही, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। देखिए, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट का एग्जांपल हो गया H2O2, P4, कार्बन 60, S8, दे ऑल आर मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। 2 एटम्स या 2 से अधिक एटम है लेकिन सेम टाइप ऑफ एटम है। कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर देन टू आइदर सेम और डिफरेंट टाइप ऑफ एटम, ये और ऐड कर देते हैं, आइदर सेम और डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स, डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 आइदर सेम और डिफरेंट टाइप ऑफ एटम इज नोन एज मॉलिक्यूल। अगर सेम टाइप ऑफ एटम है तो मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट, और अगर डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स हैं लाइक H2O, CO2, H2SO4, HNO3, ये सब मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड टाइप हैं। तो ये बन गया मॉलिक्यूल। अब हम लोग आते हैं मॉलिक्यूलर वेट। जैसे हम लोगों ने एटॉमिक वेट निकाला वैसे ही है मॉलिक्यूलर वेट। तो कैसे डिफाइन करेंगे, जैसे मान लो मेरे पास CO2 है, तो CO2 में कॉन्स्टिट्यूएंट एटम कौन कौन से हैं, कार्बन। तो देखो, कार्बन का एटॉमिक वेट प्लस कितने ऑक्सीजन है 2, तो 2 इंटू ऑक्सीजन एटॉमिक वेट, ऐसे तो लिखेंगे हम लोग। तो इसी को मैं डेफिनेशन बना देता हूं कि इट इज डिफाइंड एज द सम ऑफ एटॉमिक वेट ऑफ constituent atoms, atomic weight of constituent atoms present in a molecule, present in a molecule। देखिए, अगर मैं इसी CO2 का वेट निकालना चाहूं तो देखिए, कार्बन का एटॉमिक वेट कितना है 12 ग्राम, एक ऑक्सीजन का वेट कितना है 16 ग्राम इंटू 2, तो ये आ जाएगा 12 ग्राम प्लस 32 इंटू 44 ग्राम। ऐसे ही अगर आप लोग H2SO4 का एटॉमिक वेट पता करना चाहो तो देखो 2 इंटू हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट प्लस एटॉमिक वेट ऑफ सल्फर प्लस 4 इंटू एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन, एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन। तो देखो 2 इंटू 1 ग्राम प्लस सल्फर का एटॉमिक वेट 32 ग्राम, ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16 ग्राम। तो इसको सॉल्व करोगे ये आ जाएगा 98 ग्राम। तो दिस इज द मॉलिक्यूलर वेट। एक पॉइंट और याद रखिए, यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट किस में एक्सप्रेस कर रहे हैं, ग्राम में। इसका मतलब दिस एटॉमिक वेट रिप्रेजेंट द 1 मोल मॉलिक्यूल। अब दोबारा से सुनिए, अगर CO2 का मॉलिक्यूलर वेट 44 ग्राम है, इसका मतलब वो 1 मोल CO2 मॉलिक्यूल का वेट है। अगर वो 44 AMU है, इसका मतलब वो 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 का वेट है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये सारे टॉपिक समझ में आए होंगे। आप लोग वीडियो को अच्छे से देखिए और वीडियो को पॉज करके अच्छे से नोट्स बनाइए। देखिए 11th क्लास में अगर आप लोग अच्छे से नोट्स बनाएंगे तो आप लोग बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और वीडियो को रिवाइंड करके देखिए, कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है तो, और वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक और शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।